हाँ पूजा मीना आ गए ना बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा भावना चेल्सी गुड मॉर्निंग। पूजा मीना भी आ गई। यस मैम। यस मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। प्रियंका चौधरी, पूजा मीना,
भावना एंड चेल्सी आ गए। अब चंदा चलावरिया भी आ गई ना बेटा। चंदा चलावरिया, हाँ बेटा। Yes, ma'am. लगा दिया आपने। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा। चंदा चलावरिया भी आ गए। पिंकी, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा पायल राजे को बात हो गई क्या? पायल राजे को क्या हो गया बेटा? पायल राजे को एडमिट नहीं कर पा रहे। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सुमन चौधरी, सोनू कुमारी, निकिता शर्मा। सुमन चौधरी, सोनू कुमारी, निकिता शर्मा। मैम चंदा शर्मा की लगा दो। लगा दी बेटा। चंदा शर्मा आपकी लगा दी बेटा। चंदा शर्मा की भी लगा दी और चंदा चलावरिया की भी लगा दी बेटा। चंदा शर्मा किस किस की लगाई है? चंदा शर्मा, चंदा चलावरिया, पूजा मीना, भावना चेल्सी, पिंकी चौधरी, अंशु शर्मा, सेजल छीपा, सोनू कुमारी, निकिता शर्मा, सुमन चौधरी। अभी आ गई निर्मला चौधरी, तो निर्मला की भी लगा दी बेटा। और ये निकिता शर्मा, सोनू कुमारी, इनकी भी लगा दी। चौधरी की लगा दी बेटा। निर्मला चौधरी। चौधरी। हाँ लगा दी बेटा निर्मला आपकी।
जमा रहा ना शांति तरह कर मैडम मुझे बाहर कैसे बोलते हाँ बेटा, अपन स्टार्ट कर देते हैं। कल अपन इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो आज मैं आपको बात करती हूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो भूमि पर विद्यमान इकोसिस्टम जैसे वन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, घास के मैदान व मरु प्रदेश इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। आवास स्थलियों की प्रकृति के आधार पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का नामकरण फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र तथा डेजर्ट इकोसिस्टम मीन्स मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के तौर पर किया गया है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम किसको इंक्लूड करता है? जलीय माध्यम जैसे जलाशयों, तालाबों, नदियों, समुद्रों में विद्यमान पारिस्थितिक तंत्रों को इस वर्ग में रखा गया है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है ब्रैकिश वाटर और मैराइन इकोसिस्टम मतलब लवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब मैं बात कर रही हूँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। तो यहाँ नदियों, झीलों मतलब लेक्स व तालाबों अर्थात स्वच्छ जल के जलाशयों में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्रों को सम्मिलित किया गया है। लवण रहित स्वच्छ जल भी दो अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे बहता हुआ जल, रनिंग वाटर। बहता हुआ जल किसका होता है? जैसे झरनों, वाटरफॉल्स, नालों व नदियों में प्रवाहित जल। इस प्रकार के आवासों को सरित जल आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सरित जल आवास कहते हैं, लोटिक हैबिटाट कहते हैं। स्थिर जल मीन्स स्टेगनेंट वाटर जैसे तालाब, झील, गड्ढे व पोखर इत्यादि का जल स्टेगनेंट होता है, स्थिर होता है। इस प्रकार के आवासों को स्थिर जलीय आवास लैंडिक हैबिटाट कहते हैं। यहाँ जल बहाव की अवस्था में न होकर एक स्थान पर रुका हुआ या फिर स्थिर अवस्था में पाया जाता है। तो दो तरह के जल की अपन ने बात करी। एक तो है बहता हुआ जल, और जब बहता हुआ जल है
तो इस प्रकार के आवासों को अपन क्या कहते हैं बेटा, लोटिक हैबिटाट, मतलब सरित जलावास। और दूसरा है स्थिर जल, जहां जल बह नहीं रहा, स्थिर है, तो इस प्रकार के आवासों को अपन कहते हैं लैंडिक हैबिटाट। अब बात कर रही हूँ ब्रैकिश वाटर की और मैराइन इकोसिस्टम की। तो इस प्रकार के इकोसिस्टम्स समुद्र, महासागरों, खारे पानी की झीलों, उथले समुद्र, तटीय दलदली इलाकों या एस्चुअरीज में मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो रही आपकी ब्रैकिश वाटर की बात। तो अब मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा आवश्यकता अनुसार स्थापित एवं नियंत्रित विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्रों जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार के खेतों, विभिन्न उद्यानों या सामाजिक वन्य क्षेत्रों का उल्लेख किया जा सकता है। एक मिनट मैं एडमिट कर देती हूँ पूजा मीना को वापस से। पूजा मीना आ गई। अब अपन बात करते हैं इसी की आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। तो इस प्रकार के आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मानव निर्मित एवं कृत्रिम कहे जाते हैं। आज के युग में वैज्ञानिक विकास के सहयोग से मनुष्य ने अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र, स्पेस इकोसिस्टम की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। तो इस प्रकार बेटा अपन ने आज देखा, क्या देखा, इकोसिस्टम, कौन सा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कार्य क्या हैं? तो किसी भी इकोसिस्टम की समग्र जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी संरचना के साथ इसका अध्ययन करना भी आवश्यक है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली के दो महत्वपूर्ण आधार होते हैं। पहला है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, तथा खनिज पदार्थों का परिचक्रण, साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स इन सभी प्रक्रमों को समग्र रूप से डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र गतिकी कहा जाता है। तीसरा है अध्ययन की सुविधा के लिए एनर्जी फ्लो को कुछ तथ्यों के अनुरूप स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। दूसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड। तीसरा है ऊर्जा प्रवाह। चौथा है खनिज पदार्थों का परिचक्रण। अब बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम की आपसे बात करती हूँ। तो पहला है फ्रेश वाटर और पॉन्ड इकोसिस्टम, लवण रहित जल या तालाब पारिस्थितिक तंत्र। एक झील या तालाब प्रारूपिक जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपयुक्त उदाहरण है। तालाब और पॉन्ड इकोसिस्टम की संरचना में जो घटक पाए जाते हैं, अब मैं उसकी बात कर रही हूँ। पहले घटक हैं इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम में अजैवीय घटक, मींस एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं? तो सुनो, तालाब के जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं
जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं गंधक मीन्स सल्फर। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की गैसेस जैसे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी घुलनशील अवस्था में पाई जाती हैं। अन्य खनिज पदार्थ तालाब की तलहटी या पेंदे में पाए जाते हैं। ये जल के निचले स्तर में रहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम के जैवीय घटक क्या क्या हैं। तो पहला है बेटा उत्पादक, जिसे आप प्रोड्यूसर्स कहते हो। तो एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु एवं हरे जलीय पादप उत्पादक के रूप में कार्यशील होते हैं। तो तालाब में क्या क्या प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं? कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ ग्रीन जलीय पादप पाए जाते हैं और कुछ शैवाल पाई जाती है, एल्गी पाई जाती है। तो हरे स्वपोषी पौधों में विभिन्न शैवाल, एल्गी, जल निमग्न तथा प्लावी पौधे एवं किनारों के आसपास उगने वाले जलीय पौधे प्रमुख होते हैं। ये पादप सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त कर खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं उनका संचय करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं सभी प्रकार के उत्पादकों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो जो उत्पादक प्रोड्यूसर्स पॉन्ड इकोसिस्टम में मिलते हैं, उन उत्पादकों को भी दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा गुरु पादप मैक्रोफाइट्स, दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन्स पादप प्लावक। तो अब मैं बात कर रही हूँ गुरु पादप की, मैक्रोफाइट्स की। तो तालाब में उपस्थित बड़ी आकृति के जड़ युक्त जलोद्भिद जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल निमग्न होते हैं या जल की सतह पर प्लावी अवस्था में पाए जाते हैं, वह गुरु पादप या मैक्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कुछ गुरु पादप कौन कौन से हैं? जैसे सिरेटोफिलम, और इस सिरेटोफिलम में क्या होता है? ये जड़ रहित होता है। कुछ अन्य जलोद्भिद पौधे जैसे कि हाइड्रिला, इलोडिया, पोटामोजिटोन, यूट्रिक्युलेरिया व बेलिसनेरिया जड़ युक्त व जल निमग्न होते हैं। और कुछ अन्य मैक्रोफाइट्स गुरु पादप जैसे कि ट्रापा, जिसे आप सिंघाड़ा कहते हो, निम्फिया व निम्फिओइडिस या निम्फोइडिस की बड़ी पत्तियां जल की सतह पर प्लावी अवस्था में पाई जाती हैं। अन्य पौधे जैसे कि लेमना, पिस्ट्रिया, वुल्फिया, सेल्विनिया, एजोला इत्यादि मुक्त प्लावी अवस्था में पाए जाते हैं। बेटा जैसे जैसे तालाब की गहराई में कमी आती है, तो कम गहरे स्थानों पर टाइफा, साइप्रस, सिरपस, सेजिटेरिया, फ्रेगमाइटिस इत्यादि उभयचरी या उभयचारी जलोद्भिद पादप पाए जाते हैं। अब दूसरा है पादप प्लावक, जिसे आप फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हो।
तो तालाबों में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म प्लावक भी उत्पादक होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से विभिन्न शैवालों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से शैवाल हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स में आते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, डाई एटम्स, क्लैमाइडोमोनास व ऑसिलेटोरिया। अब मैं बात करती हूँ पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाने वाले उपभोक्ता की, कंज्यूमर्स की। ये परपोषित जीव होते हैं जो भोजन प्राप्ति के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो तालाब के इकोसिस्टम में कुछ उपभोक्ताओं की श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट लेवल, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो ये शाकाहारी जंतु होते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए पौधों अर्थात उत्पादकों का भक्षण करते हैं। इनका आकार छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। वह इन शाकाहारी उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी है? एक तो बेटा जूप्लैंक्टन्स, जिन्हें आप कहते हो प्राणी प्लावक। दूसरा है बेंथोस, जो कि नितल प्राणी कहलाते हैं। तो जूप्लैंक्टन्स में क्या क्या आएंगे? इनमें प्रोटोजोअन्स जैसे कॉलीपस, युगलिना एंड डिलिप्टस इत्यादि। कुछ रोटोफर्स जैसे ब्रैकियोनस को सम्मिलित किया गया है। कुछ क्रस्टेशियंस जैसे कि साइक्लोप्स इत्यादि भी मौजूद होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ बेंथोस की। तो ये प्राणी जल निमग्न पौधों के पादप शरीरों पर चिपके हुए होते हैं एवं इन पौधों के विभिन्न पादप भागों को खाते हैं। इस प्रकार के उपभोक्ताओं में बीटल्स, भुनगे, विभिन्न कीटों के लार्वा, मोलस्क या मोलस्क, क्रस्टेशियंस एवं स्मॉल फिशेस, छोटी मछलियां पाई जाती हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड लेवल, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। इस श्रेणी के उपभोक्ता जलीय मांसाहारी प्राणी होते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कीट, मछलियां एवं मेढक आदि प्रमुख हैं। Now I talk about the consumers of third level, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो इस वर्ग में बड़े आकार की मछलियां, घड़ियाल मीन्स मगरमच्छ एवं मगर सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं जो कि छोटी मछलियों को खा जाते हैं, मतलब छोटी मछलियों का भक्षण करते हैं। इन जलीय प्राणियों के अतिरिक्त तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में कुछ परभक्षी पक्षी जैसे बतख, डक, बगुला व लकलक, स्टॉर्क इत्यादि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट I talk about the decomposers और माइक्रो कंज्यूमर्स, अपघटक या लघु उपभोक्ता। तो इस वर्ग के सजीव मृत पौधों व जंतुओं का अपघटन करके
इनको खनिज तत्वों के रूप में वापस तालाब के माध्यम में समाहित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर फिर से खनिज तत्वों के रूप में तालाब के जल व मृदा में मिल जाते हैं। इन सूक्ष्म उपभोक्ताओं द्वारा इकोसिस्टम के खनिज प्रवाह के उल्लेखनीय कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। इस वर्ग के सजीवों में, मतलब इस वर्ग के सजीवों में डिकम्पोजर्स में जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक एवं एक्टिनोमाइसीट्स इत्यादि प्रमुख होते हैं। जलाशय की तलहटी के कीचड़ में एस्परजिलस, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा व सेप्रोलेग्निया पाए जाते हैं। अब स्थिर जलीय आवासों जैसे तालाबों एवं जलाशयों में जल स्थिर अवस्था में रहता है एवं यहाँ जल का परिसंचरण भी लंबवत वर्टिकल दिशा में एवं धीमी गति से होता है। तो गहराई की दृष्टि से तालाबों एवं झीलों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? लिटोरल जोन, वेलांचली क्षेत्र, लिम्नेटिक जोन, सरोवर क्षेत्र, प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल प्रदेश। तो तालाब का उथला या कम गहराई वाला क्षेत्र लिटोरल जोन कहलाता है, जिसमें तलहटी तक प्रकाश पहुंचता है। यह क्षेत्र तालाब या झील के किनारे से लेकर लगभग 6 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो तालाब का कम गहराई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? लिटोरल जोन कहलाता है। अधिकतर तालाबों में केवल वेलांचली क्षेत्र लिटोरल जोन ही पाया जाता है। झीलों में क्योंकि गहराई अधिक होती है, इसलिए झीलों में वेलांचली प्रदेश लिटोरल जोन के अतिरिक्त खुले जल का क्षेत्र भी पाया जाता है, जिसकी गहराई 10 मीटर या 10 मीटर से भी अधिक हो सकती है। तो इस क्षेत्र में प्रभावी प्रकाश गहराई तक पहुंचता है। इसे लिम्नेटिक जोन कहते हैं, सरोवरी क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रदेश को सब लिटोरल जोन या शेल जोन भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र की सीमा कंपनसेशन लेवल, संतुलन प्रकाश तीव्रता स्तर कहलाती है। वेलांचली एवं सरोवरी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से यूफोटिक जोन, सुप्रकाशीय क्षेत्र भी कहते हैं। झील पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन प्रकाश तीव्रता स्तर के नीचे वाला अधिक गहराई का व तलहटी वाला जल क्षेत्र प्रोफंडल क्षेत्र, प्रोफंडल जोन कहलाता है। इस क्षेत्र में प्रभावी प्रकाश का प्रवेश नहीं हो पाता तथा श्वसन क्रिया की दर प्रकाश संश्लेषण से अधिक होती है। अब मैं बात करती हूँ आपसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो हमारी धरती की 19% सतह घास स्थलों के द्वारा ढकी हुई है। तो घास स्थली ग्रासलैंड
इकोसिस्टम के प्रमुख संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला मैं ले रही हूँ घास स्थली ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैवीय घटक। घास स्थलों के प्रमुख अजैविक घटक मृदा, खनिज पदार्थों तथा वायुमंडल द्वारा निरूपित होते हैं। इनमें से कुछ तत्व इस क्षेत्र की वायुमंडलीय गैसों द्वारा तथा अन्य खनिज तत्व मृदा द्वारा उपलब्ध होते हैं। सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट्स, जैवीय घटक। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैवीय घटकों को किसमें बांटा गया है? पहला है प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। दूसरा है कंज्यूमर्स मीन्स उपभोक्ता, और तीसरा है डीकम्पोजर्स दैट इज अपघटक। तो अब बात करते हैं उत्पादकों की मीन्स प्रोड्यूसर्स की, जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो यहाँ विभिन्न घास प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि उत्पादकों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि एप्लूडा, एरिस्ट्रीडा, एंड्रोपोगोन, सेनक्रस, डेक्टाइलोक्टेनियम के नाम प्रमुख हैं। ये घास प्रजातियां इस पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन की मात्रा निर्मित करती हैं एवं संचित करती हैं। इसके अतिरिक्त घास स्थलों में उगने वाली कुछ झाड़ियां एवं छोटे वृक्ष भी उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। अब नाउ है कंज्यूमर्स, उपभोक्ता ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो पहला है बेटा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो घास स्थली क्षेत्रों में पाए जाने वाले अनेक शाकाहारी प्राणी जैसे कि हिरन, खरगोश, चूहे, गाय, भैंस व बकरी विभिन्न प्रकार की घास प्रजातियों का भक्षण कर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त दीमक, व्हाइट आंट्स, कुछ मिलीपीड्स एवं कुछ कीट जैसे कि कॉक्सीनेला इत्यादि अपना जीवन यापन घास की पत्तियों को खाकर करते हैं। नाउ द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता, अनेक मांसाहारी जंतु जैसे कि सर्प, स्नेक, मेढक, भेड़िया, लोमड़ी, छिपकली एवं इनकी विभिन्न किस्में, विभिन्न प्रकार के पक्षी प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी जंतुओं का भक्षण अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। नाउ द टर्शियरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता, विभिन्न मांसभक्षी पक्षी जैसे कि बाज, जिसे क्या कहते हैं बाज, हॉक्स तथा सवाना घास स्थलों में शेर, लायन इत्यादि तृतीयक उपभोक्ताओं के रूप में पाए जाते हैं। लास्ट बात होती है डीकम्पोजर्स की, अपघटक की। तो विभिन्न कवक, फंजाई एवं जीवाणु प्रजातियां जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेडोस्पोरियम तथा कुछ एक्टिनोमाइसिटीज इत्यादि घास स्थलों में मृत व
सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर इनके खनिज पदार्थों को फिर से